वो अपनी ज़मीन पे नहीं लगाएंगे, और वो ज़मीन पे नहीं लगाएंगे पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने मदद करनी है, किसान पैसा बनाए, और पैसा तब बनाएगा जब हम उसके खर्चे कम करें और पैदावार की कीमत बढ़ाएं और उसकी यील्ड बढ़ाएं, यानी कि 1 एकड़ से वो ज्यादा पैदावार निकाल सके। अब उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च। वजीर आजम इमरान खान किसानों के साथ खड़े होने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन क्या वो जागीरदारों और वडेरों का मुकाबला कर पाएंगे और इस महकूम तबके को उनके जायज हुकूक दिलवा पाएंगे, ताकि मुल्क में एक ऐसा ज़रई इनकलाब आए जो प्यारे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कराने में मदद करे, क्योंकि खुशहाल होगा किसान तभी बढ़ेगा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से कबल बहुत वादे किए थे कि हम इक़्तिदार में आते ही ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करेंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने कौम से पहले खिताब में उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए इनक़िलाबी इक़दामात उठाए जाएंगे। लेकिन कप्तान की हुकूमत ने आज तक ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान किया, ना ही वफाकी काबीना में इसके लिए कोई वज़ीर मुकर्रर किया। लेकिन आज काबीना के इजलास में एक बड़ा फैसला सामने आया और कहा गया कि किसानों के साथ वफाक खड़ा होगा। हमारा जो मंडियों का निज़ाम है वो इस कदर आप समझें कि उसमें इस कदर खराबी है कि कोई जो आम किसान है वो पिस रहा है, और अगर हुकूमत इसको बिल्कुल ही मंडी के फ्लो के ऊपर छोड़ दे, मार्केट के फ्लो के ऊपर छोड़ देगी, तो हमारा जो किसान है उसको इररिपेयरेबल लॉस होगा। लिहाजा हमने आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अनइक्विवोकल टर्म्स में ये कहा है कि ना सिर्फ ये कि क्रशिंग 15 तारीख को शुरू करेंगे, बल्कि इसको इन्फोर्स भी कराया जाए, और नंबर 2 उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी मशीनरी जो है वो लगाई जाएगी कि किसानों को जो पेमेंट्स हैं वो वक्त पे हों, और फर्स्ट कम फर्स्ट गो के ऊपर जो पहले आए उसकी फसल जो है उसको पहले तोला जाए और उसको जो है किया जाए, उसको कीमत अदा की जाए। और सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है कि अगर 180 रुपये कीमत दी गई है तो रसीद जो है वो 150 रुपये की, बल्कि कई केसेस में तो 130-135 रुपये की भी दी गई है। तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए हम किसानों के साथ खड़े होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत किसानों को उनके जायज हुकूक दिलवा पाएगी, और हुकूमत ऐसे कौन से इक़दाम करे जिससे पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद है कबूल मोहम्मद खटियान साहब। आप प्रेसिडेंट हैं सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के। इसके साथ ही कराची के साथ अनवार हाशमी ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमें ज्वाइन करेंगे, और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब। आप पाकिस्तान किसान काउंसिल के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, मेहमानों से बात करने से पहले आपको बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसानों की मुश्किलात हल करने में कामयाब हो पाएगी। प्रोग्राम तब्दीली का सफर में जब यह सवाल सोशल मीडिया पर आवाम के सामने रखा गया तो 60% लोगों का कहना था हाँ, तहरीक इंसाफ किसानों की मुश्किलात को कम करने में कामयाब हो पाएगी, जबकि 40% लोगों ने इस सवाल का नफी में जवाब दिया। तो आज की इस नशिस्त में सबसे पहले बात करते हैं ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब से। ताहिर साहब, आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके बाद विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत किसानों के मसाइल के हल के लिए उनके साथ खड़ी होगी और उन्हें मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा कीमत अदा की जाएगी। क्या कहेंगे आज के इस फैसले पे आप? जी, आज हमने भी देखा है कि वफाकी इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब ने किसानों के लिए 5-10 मिनट लगाए हैं। उसमें उन्होंने सिर्फ शुगर मिल मालकान और गन्ने की फसल को डिस्कस किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो मेजर फसलें हैं उसके अलावा जो हमें ज़रा मुबादला देती हैं तेलदार अजनास, उनके बारे में और जो हमारी मौजूदा तैयार फसल है चावल की, उसकी कोई कीमत, उसकी कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसके ऊपर उन्होंने रोशनी नहीं डाली। अल्फाज तो बहुत अच्छे अदा किए हैं, किसान आज खुश भी होंगे कि गवर्नमेंट हमारी तरफ तवज्जो कर रही है, मगर नई फसल जो हमने गंदम की लगानी है उसके लिए हमें कोई एरिया डिफाइन नहीं किया, हमने कितने एकड़ पे लगानी है। उसके लिए हमारे पास
यूरिया खाद, डीएपी खाद की फरावानी कितनी है, स्टॉक कितना मौजूद है, कीमत क्या होगी, इस पे पूरी गवर्नमेंट खामोश है। सूबाई गवर्नमेंट का अब ये सब्जेक्ट बन चुका है जब से 18वीं तरमीम आई है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हमें पर एकड़ फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए और पैदावारी लागत कम करने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदार खुशहाल हो सकता है। ठीक है खटियान साहब, इस वक्त जो बात की गई है कि आज बेशक 5-7 मिनट जरूर लगाए हमारे वजीर इत्तलात ने, लेकिन जो मेन इशू है वो अपनी जगह पर मौजूद है। हमारा जो किसान है उसको बहुत कुछ बताया जाना है उसकी आइंदा फसलों के हवाले से। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज का जो ऐलान था कि किसानों के साथ खड़े उनको मुकर्ररा वक्त पर और मुकर्ररा जो कीमत होगी क्रशिंग के बाद वो दिलाई जाएगी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये आज जो ऐलान किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो एक खुशाइन बात है, लेकिन ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है 18 अमेंडमेंट के बाद। यहाँ पे कल हम लोग की यहाँ पे सिंध के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी इसी मसले पे, शुगर केन के रेट के मसले पे और शुगर मिलें किस दिन चालू होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शुगर केन एक्ट 1 नवंबर पे मिलों को चालू हो जाना चाहिए। इन्होंने 15 दिन का पहले ही गैप दे दिया उनको कि जी 15 नवंबर से स्टार्ट होंगी। नहीं, ये जो शुगर केन एक्ट है वो कहता है कि 1 नवंबर से क्रशिंग आगाज हो। बिल्कुल सर, 1 नवंबर से सिंध के सूबे में आगाज होना चाहिए मिलों को। पहले जमाने में तो ये इससे भी 15 दिन पहले 15 अक्टूबर को आगाज हुआ करता था, लेकिन एक अमेंडमेंट करके और उसको थोड़ा सा 10-15 दिन का आगे करके 1 नवंबर से मिल्स हैव टू स्टार्ट। उससे पहले रेट तय हो जाना चाहिए सूबे में। नहीं तो हो सकता है ना कि सिंध के अलावा जो बाकी हमारे तीनों प्रोविंसेस हैं उसके लिए मैच करने के लिए कहा, क्योंकि ये तो विफाक की तरफ से एक नंबर सामने आया है। सब सूबों का शुगर केन तकरीबन रेडी हो जाता है अक्टूबर की एंड में। शुगर केन इज रेडी। 1 नवंबर को मिल्स शुड स्टार्ट, रेट तय हो जाना चाहिए और मिलें स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये मिल्स इस्तेसाल कैसे करते हैं ये भी जरा बताइएगा सर। डिले, पिछले दफा इन्होंने डिले सीजन किया, वो इस तरह के टाइम गेन करते गए। एक तो पिछले दफा इट वाज अ सुपर बम्पर क्रॉप था शुगर केन का हमारे पास, और उसको हम लोगों ने वेस्ट किया, खराब किया क्रॉप को, और डिले कर करके बिकॉज के इंटरनेशनल शुगर प्राइस नहीं थी मार्केट में, इस वजह से इसको डिले किया गया। अगर चीनी की कीमत ज्यादा होती है तो हमसे खुशी खुशी गन्ना खरीदा जाता है। जिस साल चीनी की कीमत कम होती है तो उस साल हम लोगों से गन्ना बड़ी मुश्किल से उसकी कटौतियां करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा हर साल कोशिश होती है सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर की कि अक्टूबर के महीने में मीटिंग हो जाए और रेट तय कर दिया जाए। ठीक है, कल हम लोग ने मिनिस्टर साहब को भी यही कहा कि फौरी तौर पे रेट आप तय करके अनाउंस करें। उसकी बोर्ड मीटिंग तो अभी रेट तय किया उन्होंने? नहीं, बोर्ड मीटिंग कॉल होगी, रेट बोर्ड मीटिंग में तय होता है व्हिच विल बी डन। चलिए जरा लाहौर की सूरत हाल जानते हैं और अनवर चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, पंजाब में किसानों की क्या हाल है? ये कितना बड़ा नेक्सस होता है जो किसानों का इस्तेहसाल करता है, क्या मोडस ऑपरेंडी है इनका? देखिए, गुज़श्ता चंद सालों से पहले नंबर पे पंजाब और दूसरे नंबर पे सिंध जो है उसका किसान बहुत ही बुरान का शिकार है। अब आप देखें कि जिस 2 सूबों में किसान अपनी गंदम और गन्ने की फसल जला दे तो वो अलामा इकबाल का जो 90 साल पहले शेर था कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। तो ये सूरत, वाह जी जी बिल्कुल, तो ये सूरत हाल एक अक्कासी करती है कि हमारी पिछली तीनों गवर्नमेंट्स ने कितना जुल्म किया है। क्योंकि हमें किताबों में पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और 70% आबादी जो है वो ज़राअत पे इन्हसार करती है। तो इसका मतलब है आप 70% आबादी का जो है इस्तेसाल कर रहे हैं और आप बताते हैं कि 20% जीडीपी में शेयर जो है वो ज़राअत का है। तो आप कितना जुल्म कर रहे हैं ज़राअत पे कि जीडीपी पे वो हिस्सा कितना आपके पास प्रॉपर तरीके से आता है। तो चलो, वैसे तो पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी पे बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आप गन्ने पे बात स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि अब आपके हमारे पंजाब में 45 के करीब जो है वो शुगर मिलें हैं, जिसमें से 30 मिलें तो हैं वो 2 या 3 बासर खानदानों के पास हैं टोटल। अच्छा, और आपके सिंध में जो है, आपके सिंध में 32 टोटल मिले हैं, जिसमें से 19 एक बासर ग्रुप के पास हैं और 10 जो है वो 3 बासर ग्रुपों के पास हैं। आजकल वो जो है ना, उनकी क्रशिंग आजकल नैब में हो रही है, ये भी आपको बताता चलूं। जी बिल्कुल,
बिल्कुल। अब आप देखें ना तो ये जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, किसान रोता है, वो इतनी मेहनत करता है और उसके बावजूद उसको लॉस होता है, तो वो यकीन आप बहुत बेहतर जानते हैं कि एक तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, उसका कोई कानून और चेक होना चाहिए। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर फोर्स होनी चाहिए जो इंडस्ट्री, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जाए तो वो कैसे यकीनी बनाए। एक तो डिले करते हैं उस कानून से हट के जिससे गन्ना जो है वो खराब होता है और उसका वजन कम होता है। फिर उसके बाद ये जो इनडायरेक्ट कटौतियां करती हैं जो कानून के दायरे में नहीं आती, किसान की ट्राली जब 1 महीना खड़ी रहती है तो फिर उसको कटौती कर देते हैं अंडर हैंड और वो लेने पे मजबूर हो जाता है। और एक कहते हैं कि कैश पे रिसीट, ऐसी रिसीट देते हैं जो चेक तो नहीं होती लेकिन बैंक उसको पेमेंट करता है, लेकिन वो भी जाके बैंक बताता है कि अभी अकाउंट में पैसे नहीं है। आज जो चौधरी साहब ने उन्होंने यही कहा कि हम इसको मेक श्योर बनाएंगे कि किसान की ट्रॉली जो है वो खड़ी ना रहे, उसको बर वक्त जो है, हाँ बर वक्त जो है उसको उसकी कीमत की अदायगी भी हो और बर वक्त जो है सारा प्रोसेस हो और पूरी की पूरी मशीनरी इसके ऊपर लगाएंगे। तो आप समझते हैं कि अब ये बाकायदा जो टास्क फोर्स बनेगी वो कुछ तब्दीली लेकर आ जाएगी इस पूरे सिस्टम में? ये जी देखें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप पीपल्स पार्टी नून लीग की भी तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, सेम यही मेक श्योर का लफ्ज यूज किया गया है। ये जो फोर्स है ये मैं तजवीज दे रहा हूं अपनी जाती कि ये जब तक ये फोर्स उन मिलों पे नहीं खड़ी होगी। और एक और चीज है कि ये जो पेमेंट का इशू आता है, एक तयशुदा कोटा होता है कि इस मिल ने इतने टन जो है वो गन्ना उठाना है, तो गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि उनसे वो पैसे क्योंकि कैश ही देने होते हैं तो गवर्नमेंट अपने बैंकों में उस मिल से वो पैसे पहले जमा करे, उसके बाद क्रशिंग सीजन शुरू करे और वो रिसीट लेके जाए और बैंक से जो है वो फौरी तौर पे उससे चेक हो जाएगी, गैर कानूनी कटौती भी चेक हो जाएगी और वो जो कांटे में हेर फेर की जाती है तकरीबन अच्छी तजवीज है। खटियान साहब हम बात करेंगे। खटियान साहब, ये जो इस वक्त तजवीज पेश की गई है तो आप क्या समझते हैं ये वायबल होगी? सर देखें, जो ये शुगर मिलर्स हैं इन्होंने इनके ना कार्टेल्स बने हुए हैं। इन्होंने जैसे सिंध में पासमा बना हुआ है, पंजाब में उनका अपना अलग ग्रुप बने हुए होते हैं, लेकिन ज़मींदारों के जो भी हम लोग के जो एग्रीकल्चर के जो फोरम्स हैं और हम लोग की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उसमें जो ज़मींदार इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो वेट नहीं कर सकते। लोग जो समझते हैं कि जी वेट करेंगे, लास्ट ईयर सीजन के पैसे अभी तक भी काफ़ी लोगों के नहीं दिए गए। मतलब जो छोटा जमींदार है वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मतलब वो वेट करे। छोटा जमींदार आप कितने एकड़ वाले को कहते हैं? छोटा एकड़ अगर 2, 4, 5 एकड़ या 10 एकड़ के अंदर का अगर जो जमींदार है वो तो नहीं वेट कर सकता कि उसके पैसे अगर रोक दिए जाएं 2-4 महीने, तो वो तो कम रेट पे फौरी तौर पे गेट पे दे देगा कि जो ब्रोकर बैठा होगा उसको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए कम पे भी दे देगा। और सारे के वो एक साइकिल होता है ना, क्योंकि आपने आज ये क्रशिंग लेट की तो उसके बाद अगली जो फसल है वो ऑटोमेटिकली डिले होती चली जाएगी। ऑटोमेटिक बिल्कुल डिले होती चली जाती है। सिंध के सूबे में इस साल पानी की कमी की वजह से 50% शुगर केन नहीं है। लास्ट ईयर जितना शुगर केन था उससे 50% कम है शुगर केन इस साल। ठीक है, चले सिंध के हवाले से आज पंजाब साइड पे भी निकलते हैं। ताहिर रज़ाक गुजर, आप इस वक्त ये बताइए कि किसानों को किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ज़राअत वो शोबा है, अगर कहते हैं कि एग्रीकल्चर इकॉनमी अगर खड़ी हो गई तो फिर पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्या कहेंगे? जी, एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सारे मसाइल से दो चार है, जिसमें सबसे ज्यादा मसला हमें है कि बर वक्त हमारी फसलों की कीमत, हमें पैदावारी लागत हमारी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन हमारी बहुत कम है। इंडिया से भी 30% कम है हमारी प्रोडक्शन पर एकड़, जिसके लिए महकमा ज़राअत की खास तवज्जो चाहिए, जिम्मेदारों की ट्रेनिंग चाहिए और जिम्मेदारों की हौसला अफजाई के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें दरकार है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी फसलें लगाएं जिससे हमारा ज़राए मुबादला ज्यादा से ज्यादा हम कमा सके और हमारी फसलें एक्सपोर्ट हो सकें। ठीक, गन्ने की फसल हमें कम से कम उगानी चाहिए। गंदम हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक 3 से 4 साल का पड़ा हुआ है, हमें मुतबादल फसलों की तरफ जाना चाहिए ताकि खुशहाली आ सके पाकिस्तान में। गन्ने को इस वक्त मिलों की तरफ से भी परेशानी है, जिम्मेदारों की इसमें परेशानी है और हमारे पास जो पानी की मिकदार हमें मुहैया की जा रही है उसकी निस्बत से हमें गन्ना नहीं लगाना चाहिए। इसको 20 से 21 पानी चाहिए, साल भर की ये फसल है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीनी सस्ती है, हमें चीनी इंपोर्ट कर लेनी चाहिए और चीनी हमें उतनी बनानी चाहिए जितनी हमारी मुल्क की जरूरियत पूरा कर सके। ठीक,
तो खटियाना साहब, इस वक्त जो बात सामने आई कि हमारा जो किसान है बड़ी रिवायती काश्तकारी कर रहा है, बड़े कन्वेंशनल मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हमारे यहाँ कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को बीच में आना होगा, उनकी ट्रेनिंग करनी होगी, उनको आगाह करना होगा। एक भीड़ चाल होती है, हम कोई फसल जिसकी डिमांड होती है वो इतनी कर लेते हैं, सरप्लस हो जाती है, और फिर मरे से गिरे इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी प्राइसेस गिर जाती है, तो फिर वो तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हम सही कर पा रहे? देखें, जो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी गुजर साहब ने फरमाया कि फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बहुत हमें जोर देना पड़ेगा। हमारा फार्मर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा ताकि वो ट्रेनिंग अच्छी तरह से ले कि कम पानी में कम पानी की बचत करके और किस तरह ज़्यादा फसल ली जा सके। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस तो हो रही है इस मुल्क में, हम लोग एक फूड सिक्योर कंट्री हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसको जो सादा हमारे से प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोगों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम लोग उसको पैक कर सकें, उसको हम प्रोसेस कर सकें और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें। हम लोग के पास ना तो कोल्ड चेन है इस मुल्क में और ना हमारे पास सोलर ड्रायर प्लांट्स लगे हुए हैं ताकि हम अपने चीज़ जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, जैसे टमाटो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाए, मैंगो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको हम लोग किसी ना किसी तरह स्टोर करना पड़ेगा। हमें कोल्ड स्टोरेजेस की कमी है। इसके अलावा ड्रायर प्लांट्स नहीं हमारे पास। जैसे आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हर चीज़ को वो लोग ड्राई कर देते हैं और पैक कर देते हैं, उसको पैकिंग करके उसमें शेल्फ लाइफ 2 साल तक शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी उसकी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अलावा हमारे को जो बेसिक आ रही होती है प्रॉब्लम, वो सीड्स में आ रही होती है। हमारे पास रिसर्च डिपार्टमेंट्स की बहुत शदीद कमी है। इसी के ऊपर आ जाते हैं रिसर्च एंड R&D जो कहलाता है, जाहिर है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च के लिए खान साहब ने भी बड़ा फोकस किया। हाशमी साहब, उनका भी ये कहना है खान साहब का कि पहले एक फैसलाबाद यूनिवर्सिटी हमारी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी सूरत हाल इंतहाई खराब है। तो कितना आप समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट को होना पड़ेगा टुवर्ड्स रिसर्च और जाहिर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ? देखिए, इस बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। अगर मैं सिर्फ चावल की मिसाल दूं यही वाली, तो आपकी जो है 14% एक्सपोर्ट कम हुई है। उसकी जो रीज़न बताई गई है, एक रिसर्च की कमी है और एक मियारी बीज की कमी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जब आपका नंबर 1 या 2 नंबर पे आप एक्सपोर्ट चावल की करते थे, तो अब आपका नंबर जो है 6वां और 7वां आ गया है, क्योंकि वो मियार आप नहीं दे पा रहे। अगर अभी भी आप कंट्रोल करें तो मैं आपको बताऊं कि यूरोप की मार्केट में इंडिया जो है उसका चावल या बासमती इसलिए आगे चला गया था। अब उन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आया इंडिया की मार्केट पे कि वो एक ख़ास किस्म का केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप वो नहीं कर रहे। अब वो बैन होने लगा है इंडिया का चावल यूरोप में, तो आप अपनी एक्सपोर्ट को 3 गुना जो है वो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मसलन अब आपकी तकरीबन एवरेज $1 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट हो रही है, जबकि आज से तकरीबन 18-19 साल पहले जो है वो $2.5 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट थी। तो अब आपके पास मार्केट तो मौजूद है, रिसर्च चाहिए। जैसे ये हमारे दोस्त बता रहे थे कि एक तो वही है कि प्रोसेसिंग यूनिट सारी चीज़ों के लिए उसकी कमी है। अब मैं आखिरी बात कर लूँ कि पूरा एग्रीकल्चर भी आप ले लेना तो कोई लंबी साइंस नहीं है, उसके लिए किसान का कोई इतना पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। पूरी दुनिया में इंडिया से लेके फ्रांस और अमेरिका टॉप पे हैं, फिर आगे जाके सस्ती बिजली, गैस, खाद और सस्ती एग्रीकल्चर मशीनरी और सपोर्टिंग प्राइस जो है, इनपुट जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स जो हैं उनको सस्ता होना चाहिए। ज़ाहिर है कि एक तरफ तो हम पूरी बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से हम पूरा बात कर रहे हैं, आगे लेके चलते हैं इसी बात को। ताहिर साहब, इन मुश्किलात से निकलने के लिए आप अपने फोरम से क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत पाकिस्तान को कि हकीकी मानों में एक एग्रीकल्चर कंट्री हम कैसे बन के न सिर्फ बन सकते हैं बल्कि उभर भी सकते हैं? कैसे? इसमें हुकूमत को चाहिए कि जो जिम्मेदारों की तंजीमें उन सब से मुशावरत करे और कम से कम छोटे किसान जो हमारे तकरीबन 87% 12 एकड़ से कम लोगों के मालिक हैं, उनकी मुशावरत के साथ ऐसी जिम्मेदार दोस्त पॉलिसी अपनाई जाए ताकि मुल्क खुशहाल हो सके। ठीक है, तो ये जमींदार दोस्त पॉलिसी क्या हो सकती है? कबूल साहब, जरा इसके ऊपर भी बताइएगा हमें, कुछ आपके जहन में क्या है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हमें कॉटन की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो इस साल भी कॉटन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं पैदा हुई जितनी होनी चाहिए थी। कॉटन का सीड आज तक हम लोग इस मुल्क में पैदा नहीं कर सके हैं।
अगर हम नहीं पैदा कर सकते, रिसर्च में प्रॉब्लम है, तो वी शुड इम्पोर्ट इट। हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए जमींदारों को कि हम खुद इंपोर्ट करें, या गवर्नमेंट लेवल पे हमें इंपोर्ट करके अच्छी क्वालिटी का कॉटन सीड दिया जाए, जिसकी वजह हमारी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इस पर डिपेंडेंट है, और हमारा पूरा मुल्क ये एक कैश क्रॉप है जो फौरी तौर पे हमें सर्वाइव ऊपर लेके जा सकता है, और कम पानी में हम फौरन अच्छे पैसे आबादगार और जमींदार और फार्मर कमा सकता है। ठीक है, मतलब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तो हम कॉटन यार्न भी इतना एक्सपोर्ट करके दिखा देते हैं उसको टेक्सटाइल के अंदर। कॉटन इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यू सी एटलीस्ट कॉटन सीड तो कम से कम हमें फार्मर को प्रोवाइड किया जाए। सीड ही हमारे पास इतने घटिया क्वालिटी के हो चुके हैं आज के दिन पे कि उसमें से प्रोडक्शन ही नहीं आ रही है। ठीक है, उस पे व्हाट अबाउट द इनपुट कॉस्ट? इनपुट कॉस्ट हैज गॉन अप। यू सी डॉलर जैसे ही ऊपर जाता है, आपने रियलाइज किया होगा, आपकी डीजल की प्राइस ऊपर चली गई है, आपकी गैस की प्राइस ऊपर चली गई है, उससे यूरिया की प्राइस ऊपर चली जाएगी, डीएपी आपके मुल्क में नहीं बनता, बाहर से इंपोर्ट हो रहा होता है। उसके अलावा पेस्टिसाइड सारी तकरीबन आपके मुल्क की इंपोर्ट होती है। यहाँ पे पेस्टिसाइड बहुत थोड़ी सी कोई कंपनी है जो शायद बनाती हो, पैकिंग यहाँ पे होती है, बट इट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना और अदर कंट्रीज। तो आप ये समझते हैं, ये सारी बातें ज़ाहिर कि अनवार हाशमी भी इस वक्त हमसे यही बता रहे थे कि कीमत जो है, जो ज़राई लागत जो है वो कम हो ना। क्या अब 137-38 रुपए का डॉलर है, और उसके बाद आपने जैसे बताया डीजल इतना महंगा हो चुका, डीएपी इतनी महंगी है, फर्टिलाइजर, क्या आप इंपोर्ट करेंगे, आप सब्सिडाइज करेंगे, क्या कर सकते हैं अनवार हाशमी साहब? क्या हुकूमत के लिए मुमकिन होगा इतनी हैवी सब्सिडी देना, वो भी अगर हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सब्सिडी कल्चर को खत्म करने की बात करता है? देखिए, वो सब्सिडी जो ख़त्म कर होती है ना, वो कुछ और शोबे में होती है। फ़र्ज़ करो आप कहते हैं कि मैं मेट्रो बस पे सब्सिडी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो चलो किसी हद तक बर्दाश्त की जा सकती है कि वो एक नॉर्मल सहूलत दी गई है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कोई दूसरी सूरत मौजूद ही नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख लें कि किसान बैठे बैठे कैसे अमीर हो जाएगा। पहले तो उसकी फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो इतनी कम है कि दुनिया के कम तरीन ममालिक में आखिरी 2-3 नंबरों में पाकिस्तान का शुमार होता है। आप सिर्फ चीन से सीख लेते, मसलन चीन की फ़ी हेक्टर जो पैदावार है, इसमें कपास में वो तकरीबन 2.5 टन है और चीन की 5 टन है। पूरा जो है 100% वो ज़्यादा पैदावार दे रहा है। चीन से आपकी बड़ी दोस्ती है, तो वो किस तरीके से दे रहे हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो ज़ाहिरी बात है कि हमारा किसान, एक तो उसकी पैदावार कम है आपकी सब्सिडी ना देने की वजह से, और फिर उसको कमी कहाँ होती है, जैसे दोस्त ने बताया है कि ना तो कोल्ड स्टोरेज की चेन है, ना प्रोसेसिंग यूनिट है, और ना लॉजिस्टिक की सहूलत है। फिर वहाँ वो मार खाता है, और आखिरी फिर उसको जो प्राइस नहीं मिलती तो फिर वो बिल्कुल ही डूब जाता है। तो टोटल जिम्मेदारी एग्रीकल्चर की मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी पे है कि वो क्या पॉलिसी देती है। ज़ाहिर है कि भाई हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पूरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है इस शोबे में जितना पोटेंशियल है, और हरम को पाकिस्तान को एक ज़राई मुल्क बनाना है और उसके उस पोटेंशियल को टैप करना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी इसी मौजू को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक बड़ा वादा कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को, पाकिस्तान के ज़राई शोबे को उसके पाँव पे खड़ा करके दिखाएंगे। अगले 5 साल में ये क्या ज़राई इस्लाहात होंगी और क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर चलेंगे इस वक्त फैसलाबाद, जहां ताहिर रज़ा गुजर चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, हुकूमत अब कह रही है कि क्रशिंग सीजन हर सूरत 15 नवंबर को ही शुरू होगा, किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। ये बताइए कि कौन लोग हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते और चाहते हैं कि क्रशिंग सीजन जो है वो उसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए, और उससे क्या नुकसान है? ये शुगर मिल मालकान चाहते हैं, क्योंकि जितना लेट क्रशिंग सीजन शुरू होगा उतना उनको ज्यादा फायदा होगा। गन्ने के अंदर रस के असरात ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए कि 15 नवंबर से अगर पहले हम क्रशिंग शुरू कर देंगे तो 15 नवंबर तक हम गंदम उसी जगह पे, गन्ने की फसल की जगह पे हम गंदम उगाने में आसानी होगी। अगर लेट होगा तो वो गंदम का एरिया हमारा जाया हो जाएगा। अच्छा, जिसके लिए पहले 1 नवंबर हुआ करता था, अब इन्होंने 15 नवंबर किया। इनके बॉयलरों की तैयारी में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एक जिम्मेदार को कीमत गन्ने की बर वक्त मिलनी चाहिए। जो हर साल इतना शोर शराबा होता है, उसके बावजूद जिम्मेदार पिस रहे हैं। इसके ऊपर कोई कड़ी से कड़ी शर्त रखनी चाहिए कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जो CPR की इन्होंने मार्केट में लोगों को दे रहे हैं,
उसकी ऐसी गारंटी होनी चाहिए कि 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक बैंक से जिम्मेदार को उसके गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसानों से इंसाफ करवाएगी? क्योंकि इमरान खान अपनी हर तकरीर में कहते थे कि हम इस किसान को उसका जायज हक दिलाएंगे, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? जी, हमें नई गवर्नमेंट से बहुत सारी तवक्को वाबस्ता हैं और इमरान खान साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खासकर जो छोटे किसान हैं, जो 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक हैं या काश्तकारी करते हैं, उनके हकूक़ के बारे में सोचा जाए। और जो मंडियों का सिस्टम है जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो रही है, उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, या ज़मींदार को उसकी पैदावारी लागत के मुताबिक पैसे मिलने चाहिए, या सार्फ को सस्ती चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम किताबों में देखते हैं, तकरीरों में देखते हैं कि ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानिंद समझा जा रहा है, मगर प्रैक्टिकल उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। प्रैक्टिकल हम जो मिडल मैन है, जो टेक्सटाइल है, जो डिपेंड कर रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर, यहाँ से हम कॉटन ले रहे हैं, हम कपड़े पे तो रिबेट दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो असल प्रोड्यूसर है, जिम्मेदार, उसके हकूक़ के बारे में कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो खादों की बर वक्त सप्लाई है और उनकी जो कीमत है और जो सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए वो वक्त से पहले अनाउंस होनी चाहिए, ताकि जिम्मेदार को पता हो कि मैं इतनी ये फसल उगाऊंगा और मुझे इतना प्रॉफिट होगा। ठीक, अच्छा अनवर हाशमी साहब, एक बड़ा सियासी नोयत का सवाल ये है कि हम, जैसे कि भी आपने भी कहा कि 20-21% जो है वो जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन टैक्स टू जीडीपी में 1% भी एग्रीकल्चर की तरफ से नहीं आता, 1% भी जो है वो टैक्सेशन वहां पे नहीं होता। माय पॉइंट इज कि हम जो हमारे ऑनरेबल सारे मेंबरान असेंबली हैं, कौमी असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबलियों के अंदर बड़ी तादाद उसमें एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड रखने वाले लोगों की होती है। आप उनका टैक्स रिटर्न उठा के देखें तो आपको पता चलता है 200, 400, 500, 2000, 6000, 8000 ये टैक्स रिटर्न होते हैं। तो इतनी बड़ी लॉबी जो है अंदर मौजूद है, वो फिर भी कोई रिफॉर्म्स इतने बड़े पैमाने पर नहीं बना सकी। इतने बड़े पैमाने पे जो रोल होना चाहिए था इस मुल्क को एग्रीकल्चर उसमें बूम करने का, वो नहीं कर सकी। तो ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग ही रुकावट है? इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग ही रुकावट हैं, क्योंकि इन्होंने तो आगे प्रोडक्शन शुरू करके उस बिजनेस को किसानों को बिठा के अपनी ज़मीनों पे, और आगे जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, जब बाकी उन्होंने फूड प्रोडक्ट्स शुरू कर दिए, तो वो तो अपना प्रॉफिट उसी तरह कमा रहे हैं और अपनी ज़मीनों पे, जो कि एक ख़ास हद से ज़्यादा हो ताकि वो बड़े लोगों पे उसका हो, छोटे काश्तकार पे ना हो, तो वो यकीनन इस तरह की कानून साजी तो उन्हें नहीं करने दी गई। लेकिन अगर हम उनको छोड़ भी दें तो ओवरऑल आपने जब किरदार ही नहीं अदा किया एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो अब आप आम किसान पे टैक्स नहीं लगा सकते। मसलन इंडिया में आप देखें तो अभी भी वो एवरेज 500 रुपये यूरिया खाद जो है वो किसान को दे रही है, और हम औसतन 1500 रुपए की दे रहे हैं। तो 1000 के फर्क से अंदाजा लगाएं कि आप कितना पीछे हैं। अब देखो, आप मुख्तलिफ तजावीज़ देखें तो पीटीआई ने अभी हम तवक्को तो रखेंगे, लेकिन 60 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो अभी तक ये एक क्रशिंग सीजन की डेट बता के एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं दे पाए, क्योंकि 100 डेज के बाद तो उन्होंने प्रैक्टिकली रिजल्ट देने शुरू करने थे। मसलन पीटीआई ने कहा था कि हम डीजल पे टैक्स फ्री कर दे देंगे, मशीनरी सस्ती फराम करना शुरू कर देंगे, उसकी डिटेल अभी तक नहीं आई। अगर पीटीआई ये काम स्टार्ट कर दे तो इसको आप सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और फूड प्रोडक्ट्स को आप सी पैक के साथ लिंक कर दें, तो मैं आपको डिटेल बता सकता हूं कि इसका किस तरीके से इनडायरेक्ट दोबारा किसान को रिटर्न मिलेगा, तो फिर आपको सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी। ये वाली प्लानिंग। खटियान साहब की तरफ चलते हैं। खटियान साहब, हम जो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक हमने लाइव स्टॉक को डिस्कस नहीं किया। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के बगैर मुमकिन नहीं है, और बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में जो है वो लाइव स्टॉक का है। तो दोनों तरफ एक पॉलिसी चाहिए, दोनों तरफ हालात बड़े खराब हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कन्वेंशनल हो या फिर लाइव स्टॉक हो। देखिए, स्टॉक के बारे में अभी सिंध में कुछ ना कुछ काम शुरू हुआ है, पंजाब बहुत आगे है लाइव स्टॉक के काम में। ईद के दिनों में आप देखते होंगे कि पंजाब से कितने ट्रेलर भर के और सारे कराची शहर में आके बिकता है माल। यहाँ पे अरबों रुपए का कारोबार होता है, कैश पे माल बिकता है और सौदे होते हैं यहाँ पे। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। हम लोग बहुत अच्छी वेराइटीज़ बाहर के मुल्क से मंगा सकते हैं। मीट पूरी दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सिंध सूबे में
डिमांड अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे शीप आपके मुल्क में सिंध में कम से कम खाया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करते हैं, विच कैन बी एक्सपोर्टेड एंड इज बीइंग एक्सपोर्टेड लीगली और इलीगली टू अफगानिस्तान एंड टू ईरान। बिल्कुल हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 17 से 20 आर्बिट्रा लग चुके हैं, जो फैक्ट्रियां मीट कटिंग कंपनीज जिनको कहते हैं, और वो एक्सपोर्ट मीट कट करके बाहर भेज रही हैं, विच इज अलाउड। खालें कितनी जाती हैं? खालें कितनी जाती हैं? खालें पाकिस्तान में खुद ही यूज हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि खाल यहाँ पे आपके पास लेदर कंपनीज बहुत ज्यादा हैं और टैनरीज बहुत ज्यादा है, विच इज वेरी गुड। और जाहिर है लेदर जो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसके अंदर आता है, तो वो जाहिर है बेनिफिट है हमारा। हमें सिर्फ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कि माल हम वो प्रोड्यूस करें जो एक्सपोर्टेबल हो। हमें इंपोर्ट पे बैन करना पड़ेगा। फूड आइटम के जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। अब तो अफोर्ड भी हम इस मुल्क में नहीं कर सकते, डॉलर जितना ऊपर चला गया है कि हम बाहर से आइटम फूड के चीज बाहर से मंगाएं, दूध बाहर से मंगाएं, लो पानी बाहर से आ रहा है। आपके मुल्क में जब पानी अवेलेबल है, व्हाई डू यू नीड टू हैव एवियन वाटर इन दिस कंट्री? जब पानी आ ही रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास आप उसको साफ भी कर सकते हैं, समुद्र आपके पास है, डिसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हैं। नहीं अगर है, ये तो बड़ी आइडियल आप स्टेट बात कर रहे हैं, है कहाँ पाकिस्तान में ये सारी चीजें? हर बंदा तो पानी के लिए रो रहा है। नहीं, पानी देखिए कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। हमें अपने फार्मर को सिखाना पड़ेगा कि पानी एक ऐसी चीज है जिसके बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है, और हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर की तरफ भी जाना पड़ेगा। एंड वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स। इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल्स, और बाहर से जो आप देखेंगे कि जी कश्मीर ट्रेड प्रोग्राम के थ्रू इंडिया से टमाटर का सीजन आता है तो टमाटर इंडिया से आ रहे हैं, प्याज इंडिया से आ रहे हैं। हर चीज अगर बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे तो फार्मर गेट्स हर्ट, हमें हर सीजन में नुकसान हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बात की जो वाटर कंजर्वेशन के हवाले से आप देखें कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वो ट्यूबवेल्स के नीचे घंटों नहा के, तो ये बड़ी जरूरी है चीज। लास्ट वर्ड्स इमरान साहब। जी बोलिए। इमरान साहब पॉइंट था जो लाइफ स्टॉक वाला, तो असल तो लाइफ स्टॉक का एजेंडा ये था कि गवर्नमेंट जब इसकी प्रमोशन करेगी तो एक तो आप लोकल मार्केट में आपको मीट और ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी और एक एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये आइडिया क्या किया है कि तकरीबन चंद सियासी घरानों ने चुरा लिया, और उन्होंने जिन ममालिक के साथ बातचीत चल रही थी उसमें ईरान और दीगर कंट्री शामिल हैं, तो उन्होंने अपना जो है वो लाइफ स्टॉक का बिजनेस और डेयरी का बिजनेस शुरू कर दिया और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तो लोकल मार्केट में इसलिए नहीं पड़ रहा, ये आइडिया गवर्नमेंट के लोगों ने चोरी करके अपने खानदानों का बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट का शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा आलमी है। ये अभी इस पे डिटेल किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, इसका डेटा भी शेयर करेंगे। शरीफ लोग नजर आ रहे हैं इसमें भी मुलव्विस। हाँ, इसमें शरीफ भी नजर आ रहे हैं और वडेरे भी कुछ नजर आ रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया ताहिर रज़ा गुजर अभी हमारे साथ मौजूद थे कराची स्टूडियो में। कबूल मोहम्मद खटियान और लाहौर से हमें ज्वाइन किया था अनवार हाशमी ने। आज का टॉपिक कि पाकिस्तान किस तरीके से एक ट्रू सेंस में एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन सकता है। यकीनी तौर से एक आज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और हम दुआ गो हैं कि कप्तान इसमें कामयाब भी हों। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।